अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चेयरिंग क्रॉस में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक हो गई है और कलअदम तहरीक लब्बैक का जो धरना है, उनका लॉन्ग मार्च जो है वो 7वें रोज़ में दाखिल हो गया है और अहम शाहराहें मुल्क में जो है वो बंद हैं। जीटी रोड तो तकरीबन सारा ही बंद हो गया है। इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया है और इस वक्त जो है वो टीएलपी कलअदम टीएलपी का पड़ाव जो है वो कामुकी के इर्द गिर्द में है और उस इलाके में जो है वो तमाम इलाकों में जो है वो इंटरनेट सर्विस को बंद किया गया है। हालात इस वक्त काफी तशवीशनाक हैं और तर्जमान कलअदम टीएलपी की जानिब से यह बयान सामने आया है कि हकाइक को मसख ना किया जाए। वज़ीर दाखिला के साथ जो हमारे मुज़ाकरात हुए थे उनको सामने लेकर आया जाए और हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा था कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से बाहर किया जाए, मुल्क बदर किया जाए। इसके साथ साथ हुकूमती नुमाइंदे भी किसी से पीछे नहीं रहते और असद उमर साहब ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि टीटीपी की बैरूनी फंडिंग के शवाहिद भी हमारे पास मौजूद हैं। एहतजाज का सिलसिला जारी है और इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम का सिलसिला भी जारी है। हुकूमत की जानिब से उनकी तरफ इल्ज़ामात की बौछार की जा रही है, उनकी जानिब से हुकूमत की तरफ बौछार की जा रही है। मुज़ाकरात कल नाकाम हुए थे जिसके बाद पंजाब में 2 माह के लिए रेंजर्स को तैनात करने का फैसला किया गया है और आज का यही हॉट टॉपिक है। इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है। फयाज वड़ाइच साहब हमारे साथ होंगे, सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, डायरेक्टर न्यूज़ और टैलेंट न्यूज़ के। इनको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। इनके साथ मुनीब हक साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इनको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। मुनीब साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा। मुझे ये बताइएगा कि हालात आपके सामने है, 7वें रोज में एहतजाज दाखिल हो गया है, इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। ऐसा ही एहतजाज कुछ अरसा पहले भी उन्होंने किया था, लेकिन अपने इलाके से यतीम खाना जिसको कहा जाता है, जो इनका गढ़ कहा जाता है, उससे बाहर नहीं निकल पाए थे। अब क्या हुकूमत की प्लानिंग वीक थी या उनको जो है वो छूट दी गई कि आप निकलें और जाएं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें? क्या हुकूमत को अंदाजा नहीं था कि जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो खराब होगी इससे? और बहुत शुक्रिया, आपने एक सवाल में कई सवाल पूछ लिए और आपके सवाल ऐसे हैं कि इस पे आपके हर एक सवाल पे एक प्रोग्राम हो सकता है। और हमारा ये अलमिया है कि 74 साल में हमारे तरफ हमने आज तक एहतजाज के बारे में कोई लेजिस्लेशन नहीं की। हमारे यहाँ जो एहतजाज है इसका कोई सरपैरी कोई नहीं है और यही वजह है कि एहतजाज शुरू तो पुरअमन होता है लेकिन जल्द ही वो वायलेंट हो जाता है। मतलब मैंने बड़ी तहरीकें देखी कि तहरीक शुरू ठीक हुई लेकिन जैसी वो तहरीक आगे बढ़ी उसमें कुछ ऐसे अनासर आ गए जिन्होंने या तो उस तहरीक को हाईजैक कर लिया या उसके नतीजे में मार्शल लग गया या उसके नतीजे में ब्लडशेड हुआ और उसके नतीजे में मामला कहाँ से कहाँ निकल गए। जो TLP का एहतजाज है इसमें भी मैं समझता हूँ वही कुछ हो रहा है, कोई कानून साजी नहीं है। देखिए, जब आप रोड ब्लॉक करते हैं तो ब्लॉकिंग अ रोड इज़ अ क्राइम, क्योंकि आप खलकत आमा को, अवाम नास को तकलीफ दे रहे हैं। देखिए, आपने अल्लाह ना करे कि आप के यहाँ कोई रोड से जनाजा जा रहा है, किसी को अस्पताल ले जाना है, किसी खातून की तबीयत खराब हो सकती है, किसी के साथ किसी वक्त कोई मिसहैप हो सकता है, तो क्या सारे रास्ते बंद होने से लोग जो है वो उसको लोगों को सफ़र करें? नहीं। मैं समझता हूँ इस बारे में एक प्रॉपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए कौमी असम्बली के अंदर, जिसको अब तक ये हर महज़ब मुल्कों में एहतजाज का तरीक़ाकार होता है। आप रियासत को यरगमाल बना के एहतजाज नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने जो आपने जिस तरफ इशारा किया रेंजर्स को बुलाने का, देखिए, जब आप रेंजर्स को बुलाते हैं तो रेंजर्स को आप पुलिस की पावर देते हैं। अब यहाँ ये होगा कि 60 दिन के लिए रेंजर्स को बुलाएगा, गो ये आईनी रिक्वायरमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि वो रेंजर्स को जब रहे कॉल ऑन कर सकते हैं। सेकंड कमांड में बुलाएंगे। देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स है, आप पैरामिलिट्री फोर्स को बुला सकते हैं। सेकंड कमांड में बुला रहे हैं ना, लेकिन इसके भी रेपरकशंस होते हैं। आप जब पैरामिलिट्री फोर्सेस को सिविलियन, इसका मतलब ये है कि पुलिस फेल हो गई है और जो सिविलियन अथॉरिटीज है वो अपने मकासद पूरे करने में नाकाम रही है। आपने ड्यूरेशन रखा 60 दिन। आप ये कहें कि जनाब इसको पहली फुर्सत में जिस तरह सूरत नॉर्मल होगी इसको रिस्टोर कर दिया जाएगा। उम्र वक्त आ गया है कि अब हम एहतजाज के बारे में एक लेजिस्लेशन करें कि किस फरीक को, अगर सियासी एहतजाज है तो उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, अगर मजहबी एहतजाज है तो उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, या अगर महंगाई पे एहतजाज है तो उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, और इसको कौमी असम्बली और पार्लियामेंट जो है वो अप्रूव करे ताकि एक चीज़ क्लियर हो जाए कि किस फरीक को किस हद तक जाने की इजाज़त देनी है। आप जिस वक्त आप सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं तो ये इट्स अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। अभी भी आप देखिए कि एक फरीक हुकूमत की तरफ से भी खंदकें खोदी गई है। मैं समझता हूँ इस इक़दाम की कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। अगर तो आपने, यह पता नहीं लगता हुकूमत का भी, मुझे कभी वो मुज़ाकरत कर रही होती, कभी वो चेक बांट रही होती है,
कभी वो कहते हैं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ हुकूमत का भी पता नहीं लगता, ऑपोजिशन का तो खैर बुरा हाल है ही है। लेकिन इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा आपके प्रोग्राम की वजह से कि अब एहतजाज के लिए अब वक्त आ गया कि लेजिस्लेशन की जाए। फयाज साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब जिस तरह उन्होंने भी जिक्र किया कि कभी चक बांट रहे होते हैं, कभी खंदकें खोद रहे होते हैं, तो जब पता था कि सूरत हाल इतनी इंटेंस हो जाएगी, मुल्क के हालात इतने ख़राब हो जाएंगे, तो इसको पहले क्यों नहीं रोका गया? और अगर पहले नहीं रोका गया तो 2017 में भी कुछ इसी तरह का मामला हुए थे, जब शेख रशीद साहब के वीडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं बाकायदा तौर पर, जिसमें वो तहरीक लब्बैक जो कि अब कलदम जमात है उसको जो है वो बैक कर रहे थे पहले, कि वो कह रहे थे कि अगर आपने जो है वो इनके मुतालबात ना माने तो एक बड़ी तहरीक निकालेंगे। अब इनकी हुकूमत में जब तहरीक निकाली है तो खंदकें खोदी जा रही हैं और जो है वो दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा रहा है, दूसरा जो है वो मारा जा रहा है, और जो है वो एहतजाज वाले कह रहे हैं हम पे जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है, जालिमाना तशद्दुद है। दूसरा, इसके साथ ही मैं अटैच कर दूं कि पीडीएम वाले जो हैं वो यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं जालिमाना तशद्दुद कर रहे हैं इस पर तहरीक लब्बैक वालों पर। उमर, मसला यह है कि आप जानते हैं कि 7 दिन हो गए हैं इस सिलसिले को शुरू हुए, और देख लें कि आप लाहौर से जो निकला था एहतजाजी जुलूस कलदम तंजीम का, वो अब कामों की पहुँच चुका है जी। और जिस जगह पर ये जा रहे हैं वहाँ पे इंटरनेट सर्विस बंद हो रही है, स्कूल बंद हो रहे हैं, कॉलेज बंद हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में लोगों को जाना दुश्वार हो गया है। और कितने लोग आजकल आप देख रहे हैं कि सूबे में अब मुल्क भर में कोरोना भी है और डेंगू भी आ गया है, और लोगों को हॉस्पिटल जाने के लिए, बीमार लोगों का रास्ता बंद है, लोगों ने कहीं आना जाना है। जीटी रोड तो 5 मिनट बंद हो तो तूफान आ जाता है। जीटी रोड 7 दिन से बंद है। क्या कर रही है ये गवर्नमेंट? कभी मज़ाकरात करती है, कभी कहती है हम रिट कायम करेंगे, कभी कहते हैं जी कानून की बालादस्ती होगी, कभी कहते हैं रियासत से बालातर कोई चीज़ नहीं, कभी यही कहते हैं कि तालिब ये जो अपना इनके तंजीम वाले लोग हैं इनकी बहुत वोट है इनके, और ये तीसरी बड़ी कुव्वत है, कभी इनकी दूसरी तारीफ़ें करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरह जीटी रोड 7 दिन से बंद है, हुकूमत को अब कोई इख्तियार नहीं, हुकूमत का कोई जवाज़ नहीं कि वह हुकूमत करे। ये लोग इस काबिल है ही नहीं, ये ना मज़ाकरात कर सके हैं, ना रिट कायम कर सकते हैं, और लोग मसाइल में और मुश्किलात में दंसे हुए हैं। इनको चाहिए कि उमर अब हुकूमत छोड़ें और कोई और काम करें। हुकूमत करना अब इनके बस का बात नहीं है। ये किस रियासत की बात करते हैं कि हम दहशतगर्दी हम इनको कंट्रोल कर रहे हैं? किसकी रिट कायम करना चाहते हैं? कहाँ रिट कायम हो रही है? इनको नजर ही नहीं आ रहा। एक बंदे की तकलीफ हो तो दुनिया हिल जाती है। जिस यूरोप से ये मुकाबला करते हैं, जिन मुल्कों की ये बात करते हैं, वहाँ तो जानवर एक मुश्किल में हो तो पूरी हुकूमत हिल जाती है। क्या हाल है आपकी अखलाकियात का और आपके कानून का क्या हाल है? और इतने शदीद मुश्किलात में लोग हैं कि घर घर लोग इस फिक्र में है कि मैंने पिंडी जाना था, पिंडी से आना था, और एक मुल्क बिल्कुल कटा हुआ है पूरा। अगर जीटी रोड को आप काट दें, जीटी रोड की तो सियासत मुल्क बदल देती है। तो अगर आप जीटी रोड को बंद कर दें तो लोग कितनी तकलीफ है और कितना आपने मुल्क को काट दिया है। और आप बैठे हुए हैं जी, मज़ाकरात हो रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं जी, और अब जैसे आपने इंटरव्यू में कहा कि उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगाना शुरू हो गए हैं। वो कह रहे हैं जी इनको इंटरनेशनल इंडिया जो है वो फंडिंग कर रहा है, तंजीम वाले कहते हैं इनको कोई और फंडिंग कर रहा है। बजाय इसके कि इतने सीरियस इशू को, जिस पे हमने कल भी बात की थी, इतने संजीदा बात को तरीके से मज़ाकरात से, रिट से हल करने की कोशिश करें, ऊपर से ऐसे इल्ज़ामात लगाने शुरू हो गए हैं। अगर हुकूमत ही ये इल्ज़ाम लगा देगी कि ये जो तंजीम है इसको इंटरनेशनल दहशतगर्द तंजीमों के, ये ऐसे मुल्क जो दहशतगर्द तंजीमों की मामलत करते हैं उनकी मदद मिल रही है, तो फिर तो इंटरनेशनल पे बैन लग जाएगा। फिर तो आपको इंटरनेशनल दूसरे मुल्कों को जवाब मिल जाएगा कि आपके अपने मुल्क में ये जो तंजीम है जिसको आप आशिकाने रसूल कहते हैं, ये तो फिर दहशतगर्द तंजीम बन जाएंगे। फिर आपके क्या कर सकेंगे? और ये वगैरह बयान दे रहे हैं। अभी बात कर रहे हैं ना, मैं आपको एक और खबर दे दूं कि हुकूमत ने कलदम टीएलपी से अस्करियत पसंद तंजीम के तौर पर निपटने का फैसला कर लिया सर। वही ना, अगर यही इसको कह रहे हैं तो इंटरनेशनल जवाब मिल जाएगा। वो कहेंगे ठीक है, आपके मुल्क में आप तो पहले ही इस्लामोफोबिया के सारे चक्कर फंसे हुए। और बात में अस्करियत पसंद तंजीम के तौर पर निपटने का, अपने लोगों के अगेंस्ट जो है वो इस तरह की प्लानिंग करना। और फिर पहले भी जब मामला हुआ था, आपने देखा था जब ये यतीम खाने बैठे हुए थे इकबाल टाउन के पास, तो तब भी यही मुज़ाकरात हुए थे और यही बातें हुई थी, तब भी इसी तरह से हाइप क्रिएट की गई थी। बाद में क्या किया? सब कुछ वैनिश, सारे मुतालबात मान लिए गए, सारे कैदी छोड़ दिए गए जो उनके लिए हुए थे। लेकिन जब आप
ठीक तरीके से हैंडल क्यों नहीं करते हैं? और जब मामला ठंडे हो जाते हैं तब सारे कैदी रिलीज कर देते हैं, ये टैगिंग भी हटा देते हैं, फिर वो जब निकलते हैं फिर टैगिंग लगा देते हैं। देखिए उमर, एक आपको प्रॉपर लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। एहतजाज किस तरह होता है? सारी दुनिया में एहतजाज का एक एसओपी होता है। आप यूरोप में देख लें, आप यूरोप में आपने देखा कि एहतजाज कभी इस तरह वायलेंट हुआ है कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी है और आर्मी बुलाई? किसी यूरोप के मुल्क में आपने देखा? नहीं होता है। वहां नहीं, वहां पता होता है कि किस लिमिट को क्रॉस करना है, किसको नहीं क्रॉस करना। हमारे यहाँ मैंने गुजारिश की कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एहतजाज बड़ी जल्दी वायलेंट हो जाता है और अभी पता नहीं लगता कि करना आपने क्या है। या देखिए, मज़ाकरात और मिलिटेंसी साथ साथ नहीं चल सकते, मज़ाकरात और गोलियां साथ साथ नहीं चल सकती। मतलब रेंजर्स को बुलवा के आपने सारी दुनिया को ये तासर दोनों तरफ अपने लोग हैं सर। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मुकलमा वो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहे हैं, आप उनको मिलिटेंट कह रहे हैं। आप खुद देखें कि आप क्या कर रहे हैं। आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि जनाब हम अपने मुल्क में जो लोग कलमा को हैं, हम उन पर एहतजाज की सूरत में हम उन पर फायर कर रहे हैं। आप देखिए कि जिस वक्त लड़ाई होती है तो फिर दो तरफा होती है लड़ाई, एक तरफा नहीं होती लड़ाई। लेकिन इस हद तक जाने की मैं समझता हूँ कोई ज़रूरत नहीं थी। आप बैठ के बात करते। साद रिजवी की राय की और गिरफ्तारी की मैं बात जरूर करूँगा। देखिए, अदालत आलिया और सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी कैदी को रहा करने का हक रखती है। आप उससे ये नहीं पूछ सकते कि भाई आप फलां को क्यों आपने रहा कर दिया, ये उसका हक है, उसका प्रेरोगेटिव है। अगर साद रिजवी की रिहाई बनती है तो उनको फौरी पहले फुर्सत में उनको रहा करना चाहिए। अगर उनकी नजरबंदी बनती है तो उनको तब भी रखना चाहिए। लेकिन साथ ही मैं तहरीक लब्बैक को भी कहूँगा कि आप जो प्रिस्क्राइब लिमिट है, जो आइन में दर्ज है, जो हमारे ज़ाब्ता फौजदारी में दर्ज है, कानून को अपने हाथ में न ले और पेशेंटली बड़े सब्र तहम्मुल के साथ हुकूमत के साथ नेगोशिएट करें। लेकिन फिर हुकूमत में भी जिम्मेदारी होती है कि हुकूमत बड़ा फरीक होती है। हुकूमत का काम होता है कि वो तमाम अपोजिशन को और तमाम ग्रुपों को जो कि उससे खुश नहीं है उनको साथ लेके चले। ये मामला जो है वो कॉन्फिडेंस का है और एतमाद जो है वो ये दोनों तरफ से दिखाई सब। यहाँ पर मैं अपोजिशन के किरदार की जानिब आना चाहूँगा, अपोजिशन के पॉइंट की तरफ आना चाहूँगा, जहाँ पर जो है वो मसालहत के किंग समझे जाते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, और उनकी जानिब से इस किस्म का बयान आना कि ज़ालिमाना तशद्दुद किया जा रहा है कलदम टीटीपी के ऊपर, एक ऐसी सिचुएशन के अंदर कि जब मामला मुल्क के काफ़ी ख़राब हैं, इस किस्म का बयान देने के बरअक्स आप जा सकते थे, आप जाकर उनसे जो है वो मुज़ाकरात कर सकते थे। जलती पर तेल छिड़का गया और हालात को और कशीदा करने की कोशिश की गई, अपने एहतजाज भी उनके साथ रख दिए गए कि कहीं हमें भी इससे जो है वो सियासी फ़ायदा ना, हम भी इससे समेट लें, ना कि ये इस सिचुएशन के अंदर हुकूमत का साथ देना चाहिए था और जो है वो मुल्क के अंदरूनी मामलात को सेटल करना चाहिए था। आप नहीं समझते ऐसा करना चाहिए था? उमर, जैसा कि मैंने कहा, हुकूमत में तो अकल नहीं है या वो सारे फैसले बगैर सोचे समझे कर रही है, सारे बयान भी ऐसे दे रही है। अपोजिशन में भी कुछ से हाल मुख्तलिफ नहीं है। अब देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जनाब ये उनके साथ जाती हो रही है, जुल्म हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अच्छा मौका था अपोजिशन के लिए, मौलाना फजलुर रहमान के लिए, शहबाज शरीफ के लिए भी। ये जाते, उनसे मिलते और ये इस चीज़ को देखें कि ये एक सीरियस मसला है जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है। इस मुल्क का जो ईमान का मसला है, तो ये मामूली मसला नहीं है। तो उनको चाहिए था कि सियासत को एक तरफ रखते और ज़ाती मुफाद से हट कर मौलाना कहते हैं कि मैं इसमें शामिल होता हूँ, मैं उन लोगों को मोटिवेट करता हूँ या मैं उनसे बातचीत करता हूँ, हम इस मसले को उलझने नहीं देंगे, हम मुल्की और आलमी सतह पर अपनी बदनामी नहीं होने देंगे। और अगर मौलाना और शहबाज शरीफ साहब ये काम कर दें, पर इतना दिल कहाँ से आए, इतनी हिम्मत कहाँ से आए, और यकीन माने अगर वो ये काम कर दे तो उनको जाती फायदा भी होता, उनको सियासी फायदा भी होता। लोग अंधे नहीं है, लोगों को पता है, लोगों को पता चलता है यार इतनी बड़े ज़र्फ की बात है जो मौलाना फजलुर रहमान में नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये इनको कुछ समझाने वाला नहीं है। ये तो बड़े ज़र्फ की बात है। असेंबली में क्यों नहीं उठा रहे? बेशुमार चीजें आती होती है, जैसे इन्होंने बात की है, ये अकल और समझ से बिल्कुल आ रही हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो लगता है कि अगर आपने इसको फेवर किया था कि शायद हुकूमत को रिलीफ मिल जाए। नहीं, रिलीफ आपको मिलेगा, फ़ायदा आपको होगा, लेकिन इतनी फराख दिली, बाज़ दफ़ा इंसान फराख दिली से काम करता है ना, तो उसका रिटर्न उसको होता है। लेकिन वो वक्ती तौर पर सोच रहा होता है कि नहीं, ये शायद इस वक्त गवर्नमेंट मुश्किलात का शिकार है, और वो कहते हैं जो गवर्नमेंट मुश्किल का शिकार है, गवर्नमेंट को पंच करना है, तो हम चाहे कितना भी मुल्क का नुकसान हो जाए, आवाम कितनी भी मुश्किलात का शिकार हो जाए, अगर अपोजिशन नेक नीति से आ जाए, नहीं हम आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए आ गए हैं, तो हुकूमत की तो उसमें सुबकी होगी कि देखो जो काम हुकूमत नहीं कर सकती वो काम अपोजिशन ने आकर कर दिया। लेकिन इतनी सोच और समझ कहाँ से आए? छोटे छोटे दिल हैं, छोटी छोटे बातें। मैं सेकंड करूंगा फयाज साहब को। देखिए, अब ये मामला पार्लियामेंट में लाना चाहिए और पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया जाए
और उस जॉइंट सेशन में ये तय किया जाए कि जनाब ये तहरीक लबैक के जो मुतालबात हैं इसको पार्लियामेंट के आगे रखा जाए, उस पर वोटिंग करवाई जाए और जो एक स्टैंड आए सामने, जो फैसला आए मिनिमम, उस पर अमल किया जाए, ताकि ये जो रोज रोज की हर चौथे दिन का जो एहतजाज है ये खत्म। मसला ये ना कि हुकूमत का भी छोटा दिल है, वो भी कहती है कि हम इस मसले को हल करें लेकिन अपोजिशन को साथ न लाएं। हालांकि अपोजिशन को मुल्क का मसला है, हमारे मजहब का मसला है, हमारी जो पूरी साख है इस्लामी साख का मसला है। रियासत आप हुकूमत का मसला है, ये रियासत का मसला बन गया। इसको मुल्क का मसला नहीं समझ रहे वो। यहाँ पर आकर वज़ीर दाखिला साहब बयान देते हैं कि किस तरह से सफीर बाहर निकाल दें, यूरोपीय यूनियन हमारे खिलाफ हो जाएगी, इसको किसी तरह से बैठ के अपने मुल्क के हालात खराब कर लीजिए, हम दूसरों के साथ जो है वो मामला सेट रखेंगे। उमर माजद के साथ अगर वज़ीर दाखिला साहब की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, स्वाय इसके कि मस्करा पान और सिर्फ इसलिए कि कुछ ऐसा जुमला बोलना कि मुझे मीडिया जो है वो हाइप दे दे या कोई इस तरह की बात मिल जाए कि जो लोग उसको एंजॉय करें। आप देख सकते हैं कि उसमें कभी सीरियस हुआ वो बंदा। मैं नहीं समझता कि उसको बना दिया वज़ीर दाखिला, ठीक है वो मौज करे और अपने मर्जी से बयान देगी। ये बहुत सीरियस, इस तरह के बयान बनते नहीं है इस मौजू पे। ये इनको तो चाहिए डेरे लगा दें उनके पास बैठे, प्राइम मिनिस्टर के पास ले जाएं कि हमने इस मसले को हल करना है। हम मजाक समझिए जीटी रोड 7 दिन से बंद है, आपको अंदाजा ही नहीं है, आप घरों में बैठे हुए बयान दे रहे हैं, जहाजों पर सफर कर रहे हैं, उम्रे कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं, और मैच देखने जा रहे हैं, मुल्क बंद है और मैच की खुशियां मना रहे हैं, अगले मैच की तैयारी कर रहे हैं। आपके वज़रा, आपके गवर्नर, आपके प्रोविंशियल मिनिस्टर जो हैं वो दुबई मैच देखने पहुंचे हुए हैं और मुल्क के अंदर आग लगी हुई है। और आप ये कल हमने बात की थी ना प्रोग्राम के अंदर कि क्रिकेट के जुनून ने जो है वो महंगाई का दर्द भी भुला दिया है, पेट्रोल की कीमतों का दर्द भी भुला दिया है, तमाम मामलात को खत्म कर दिया। तो ठीक है, अब हम भी जो है वो अवाम के इंटरेस्ट, ये आपकी अच्छी बात है कि अफगानिस्तान का मैच देखे और बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं जी। और हम भी देखते हैं कि अब मामलात किस तरह से जो है वो हल होते हैं, हुकूमत इसको किस तरह से टैकल करती है। अवामी इंटरेस्ट का टॉपिक प्रोग्राम में शामिल करते हैं। शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज के दरमियान जो तल्ख कलामी हुई थी वो किस नहज पर पहुंची है, और तमाम जो वज़रा हैं ईवान में ये मसला जो है वो बहुत जल्द पहुंच गया है और एक करारदाद भी मेरे ख्याल में पेश कर देंगे बहुत अरसे तक। फयाज साहब, ये क्या हो रहा है? एक तहरीक लब्बैक वाला मामला जो होता है, नामूस रसालत का मामला होता है, वो जब असम्बली में जाता है तो असम्बली में मामला जो है वो कोई आता ही नहीं है, कोरम पूरा नहीं होता, मुलतवी कर दिया जाता है इजलास। शुएब अख्तर का मामला असम्बली में गया तो फौरन से एक्शन लेने का मुतालबा किया गया, तकरीबन 10 से 15 वजीर उस पर खड़े होकर तकरीर की। डॉक्टर नुमान नियाज साहब को बोला कि ये तो है ही पैराशूटर हैं, बैक डोर से आए हैं, शुएब अख्तर के साथ ज्यादती हुई है। तो एक साइड पे ये कोरम पूरा हो गया, दूसरे मेन इशू पे जब मुल्क तबाह होने की तरफ जा रहा है, एहतजाज हो रहे हैं मुल्क के अंदर, तब कोरम पूरा नहीं होता। इस पर क्या कहेंगे? एक क्विकली मुझे कमेंट दें, मैंने दोबारा नुमान नियाज के इशू की तरफ जाना है। उमर मसला ये है कि जिस तरह हमारी मुल्की सियासत का हम अभी जिक्र कर रहे थे ना कि वही कहते हैं ना आला अखलाकी रवायात, आला अखलाकी सोच वो नहीं है। यही हाल नुमान नियाज का है। अभी जो मेरे कुछ दोस्त उसके करीबी मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है, मीडिया पे शोर, एक तूफान बरपा है नुमान नियाज के हवाले से, लेकिन जनाब नुमान नियाज साहब तो बड़े खुश हैं। वो तो कह के लगाते हैं निजी महफिलों में और चाय की प्याली पर, दोस्तों को खुद फोन करके कहते हैं जनाब मैं तो पिछले 20 साल में इतना पॉपुलर रहा, जितना मैं इतना पॉपुलर होगा मुझे और क्या चाहिए। तो वो कहते हैं यार मेरा तो शुएब का बड़ा पुराना याराना है और हम इस तरह की बातें तो कई दफ़ा करते रहते हैं, कभी लड़ते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर इकट्ठे प्रोग्राम करना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो कोई नई बात नहीं, मेरे लिए तो खुशी की बात है कि मुझे ये शोहरत मिल गई है। लेकिन मैं आपको असल बात बताऊँ कि इस वक्त जो इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तकरीबन वो उस पर भी होल्ड किए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अंदर से इंक्वायरी होगी और मामला जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे चाय की प्यालियों पे। और जो अंदर की खबर यह है जो इंक्वायरी के हवाले से है कि अभी ये नहीं डिसाइड हुआ कि बंदे अंदर से रखे जाएंगे या टीवी से बाहर से बंदे रखे जाएंगे। तो ये तो उस वक्त पता चला कि जब बाहर से बंदे हैं, मिनिस्ट्री से हैं या किसी और कोई गैर जानदार साफी रखें जो इस बात की तहकीक करे। असल कमेटी के जो अरकान है उससे पता चलेगा। और जो उन्होंने एक निजी महफिल में कहा कि होगा क्या, एक्चुअली मैं जब मुझे अगर जुर्म साबित भी होगा तो मैं पब्लिकली अपॉलोजी कर लूँगा, मामला ख़त्म हो जाएगा। ये बात है, ये सोच है, ये इनका किरदार है, ये कंडक्ट है, ये अमल है। तो इस पर
दुआएं दी जाती है अल्लाह ताला इनको मैं राह हिदायत दे। दे। उमर, ये पहला मौका है कि पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्लेटफॉर्म पर और सरकारी टीवी की तरफ से एक कंपेयर ने अपने मेहमान को इस तरह बेइज्जत करके शराब दे कॉल दे के निकाला होगा। इससे पहले पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तारीख में, खुसूसन पीटीवी की तारीख में, जो कि मदर बॉडी है पीटीवी, जो सबसे मुहज़्ज़ब अदारा है, ये आज के जो सारे चैनल हैं ये पीटीवी की कोख से जन्म लिया है उन सब ने। ये मैं समझता हूँ कि पहला मौका। अच्छा, दूसरी जो शोहरत है डॉक्टर नुमान लेकिन नुमान इजाज ने पीटीवी की कोख से जन्म नहीं लिया। नहीं, मैं इस तरफ आ रहा हूँ फैसल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो पैराशूटर है, आपको मुझसे ज्यादा पता है। पीसीबी की कोर्ट से जन्म देखिए, लिया। वो पैराशूटर हैं, उनको मैं ना वो जर्नलिस्ट है, ना वो ब्रॉडकास्टर है, ना वो एंकर है। वो क्या है, मैं ये आने वाले वक्त के लिए छोड़ देता हूँ। मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि जब तक ये मामला सेटल नहीं होता, डॉक्टर नुमान नियाज़ को प्रोग्राम करने से रोका जाए और उनको ऑफ एयर किया जाए जब तक इस सूरत हाल का कोई नतीजा निकलता। और उसके बाद इस मामले पे भी एक एसओपी बनाया जाए कि जो एंकर होता है वो पार्टी नहीं होता, उसको गैर जानबदार रहना होता है, उसको बड़े गैर जानबदार तरीके से रहते हुए उसकी कोई राय नहीं होती, उसका कोई ओपिनियन नहीं होता। उस प्रोग्राम में जिस तरह उन्होंने बिहेव किया, मैं समझता हूँ उसके बाद ऐसे इकदाम किए जाने चाहिए, ऐसी लेजिस्लेशन। पेमरा ने अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया इसका, जिसको उसको नोटिस लेना चाहिए था। पेमरा को इस बारे में लेजिस्लेशन को क्लॉज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि नुमान नियाज़ जैसे कोई और वारदातिया जो है वो ना कूद पड़े। सर, ये एक इंतहाई जो है वो टेस्ट केस इस वक्त भरा हुआ है, क्योंकि आलमी मीडिया भी जो है वो इसको जो है वो बहुत ज्यादा करीब की नजर से देख रहा है और बाकायदा स्टोरियां इस पे जो है वो शाया की गई हैं, क्योंकि शुएब अख्तर एक इंटरनेशनल स्टार हैं और जितनी उनकी फैन फॉलोइंग है उसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर और दूसरे टीवी चैनल्स के ऊपर, तो एक तरफ तो वो इंडिया के साथ पंजे लड़ा रहे होते हैं, हरभजन सिंह के साथ पंजा लड़ाया, सहवाग के साथ, गौतम गंभीर के साथ, दूसरी तरफ आप अपने टीवी पे बैठ के आपको आपका एक एंकर जो है जिसको कोई बजाहिर बहुत कम लोग जानते हैं, वो आपको जो है वो लेट डाउन करे, तो ये कहाँ का जो है। मुरा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने अपने ही जो आपका हीरो था और जो दुश्मनों से आंख में आंख डालकर बात करता था और दलाइल के पास लॉजिक के साथ बात करता था, उसको खुद ही आपने कमज़ोर कर दिया है। अब तो हरभजन सिंह तो कहेगा जाओ यार, तुम्हें तो खुद नकार रहे हैं, तुम हमारे मुल्क में आ जाओ, तुम्हें हम थोड़ी सी इज्जत दे देंगे। ये हाल है ना। आपको जानते हैं कि इंडिया के जब खिलाड़ी आते हैं ना प्रोग्राम में, तो वो खुदा नहीं बनाते लेकिन इज्जत इतनी देते हैं कि लगता है कि कुछ देवता हैं। तो हम लोगों ने जो उसके साथ किया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत, कल भी हम बात कर रहे थे, आज भी बात कर रहे हैं, ये बहुत सीरियस मसला है और इस पे अभी तक लोगों के दिल ठंडे नहीं हो कि जब तक अब भी अगर कोई फैसला हो जाता है ना, जैसे मुनीब साहब ने कहा कि नुमान नियाज़ को ले ऑफ कर दिया, नुमान नियाज़ को ले ऑफ कर दिया कि या कोई और उनको रोक दिया किसी काम से, तब भी लोगों को थोड़े से ठंडे आ जाते और लोगों का गुस्सा तो और बढ़ता जा रहा है। तो पीटीवी की इंतज़ामिया आप देखें इसमें क्या करती है, क्योंकि ये तो इस बात पर तो अंदर वाले और बाहर वाले भी मुतफिक हैं कि नुमान नियाज़ साहब के हाथ बड़े लंबे हैं। अब देखना ये है नुमान नियाज़ साहब के हाथ कितने लंबे हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने भी इस बात को जो है वो बहुत गलत करार दिया है और ये कहा है कि नहीं होना चाहिए था, और मुख्तलिफ हुकूमती वज़रा ने भी असम्बली के कोरम पे खड़े होकर भी बोला है कि नुमान नियाज़ ने बहुत गलत किया है और शुएब अख्तर साहब की इतनी तस्दील नहीं करनी चाहिए थी। शुएब अख्तर साहब ने बहुत ज़र्फ का मुजाहरा किया है और उन्होंने गुस्सा नहीं किया। यूनुस खान साहब ने बोला था मैं होता तो उस टाइम वहां पर खड़े खड़े पता नहीं क्या कर देता, लेकिन शुएब ने बहुत ज़र्फ का मुजाहरा किया जो कि शुएब अख्तर को करना चाहिए था। बहुत से प्लेयर्स ने कहा नहीं करना चाहिए था, उनको उसी टाइम शटअप कॉल देनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल अब देखना ये है। वैसे अगर यूनुस खान उस वक्त बहुत कुछ कर देता, दो चार मार देता, तो शायद और नुमान नियाज़ नहीं, वो देखिए वो फिर वो डॉग फाइट हो जाती है। प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब बढ़ना है नाज़रीन। अब देखना यह है कि दोनों मामले जो मुल्क के अंदर चल रहे हैं, अंदरूनी मामला कलअदम तहरीके लब्बैक का, वो कहाँ तक पहुँचता है और डॉक्टर नुमान नियाज़ और शुएब अख्तर साहब का मामला कहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि दोनों एक तो नेशनल इशू है, दूसरा इंटरनेशनल इशू है और मामला किस तरह से हल होते हैं ये हम अपने आने वाले प्रोग्राम में इस पर दोबारा से डिस्कस करेंगे। चेयरिंग क्रॉस के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। फयाज बड़ाई साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुनीब उल हक साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।